जय श्री राम दोस्तों, फिर से आपसे स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपना अपना काम भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जितने भी लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में शेयर करूँगा आप लोगों से अपने मार्क्स जो मैं मॉक टेस्ट में देता हूँ। और पिछले कुछ दिनों से मैंने फिर से तैयारी शुरू की है, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं एसएससी की तैयारी में लगा हुआ था और एसएससी का एग्ज़ाम दिया फेज़ 12 का और सीएचएसएल का, जिसमें मेरे कुछ खास मार्क्स नहीं बन रहे हैं। तो मैंने फिर से तैयारी शुरू कर दी है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ आज जो मैंने सेट लगाया था प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में 2024 को, 18 फरवरी का जो शिफ्ट दूसरा वाला था उसके एग्ज़ाम की मैंने सेट प्रैक्टिस की। तो मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से करना चाहते हैं प्रिपरेशन यूपी पुलिस री एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो आप लोग इसमें जाके इसका जो प्रो वाला वर्जन है उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे कुछ पिछले मॉक टेस्ट जो मैंने दिए थे। 236 नंबर 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में, और ये वाला जो है आप देख सकते हैं ये 17 फरवरी का दूसरा शिफ्ट, इसमें 260 नंबर। और ये है 18 फरवरी का पहला शिफ्ट, इसमें 244 नंबर। ये मेरा ही शिफ्ट का एग्ज़ाम था, इसी शिफ्ट में मेरा भी एग्ज़ाम हुआ था, फिर भी मैं ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया। और ये है जिस दिन मेरा एग्ज़ाम हुआ था 18 फरवरी को, उसका दूसरा शिफ्ट। चलिए इसके रिज़ल्ट में देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ तो क्लियर हो ही चुका है, क्योंकि 263 नंबर काफ़ी अच्छा नंबर है। और क्योंकि 14 गलतियाँ हो गई है तो अभी देखेंगे कि कौन कौन सी गलतियाँ हुई है। ज़्यादातर मानसिक अभिरुचि और जीके में, या हाँ मानसिक अभिरुचि और जीके में गलती हुआ होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं इधर क्या पोजीशन है ग्राफ में कि। तो आप ये देख सकते हैं टॉपर से कम है मेरा मार्क्स। और अभी एक्यूरेसी देखते हैं, एक्यूरेसी भी टॉपर से कम है, क्योंकि 14 गलती मेरे काफ़ी ज़्यादा गलती हुई है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अटैम्प्ट मैंने कितने किए हैं, लगभग टॉपर के बराबर अटैम्प्ट किए हैं। करेक्ट है मेरे टॉपर से थोड़े कम, इनकरेक्ट में टॉपर से मेरे ज़्यादा इनकरेक्ट हो गए, इसलिए मेरी रैंक भी कम हो गई। और एवरेज आप लोग देख सकते हैं, एवरेज जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा है गलती करने में। और टाइम जब देख सकते हैं आप, टॉपर जितना समय लिया है उससे थोड़ा सा समय मेरा ज़्यादा है, यानी मैंने 3-4 मिनट ज़्यादा समय लिया है टॉपर से, आप लोग देख सकते हैं। और एवरेज में एवरेज से कम लिया है। तो ये आप देख सकते हैं रैंक, यहाँ पर मेरा जो रैंक है वो 8 है। आप लोग ऊपर देखिए 1857 स्टूडेंट्स ने इस सेट को, इस प्रैक्टिस सेट को, इस मॉक टेस्ट को दिया है। उसमें से जो मेरा रैंक आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। वैसे भी मेरे जितने भी मार्क्स आते हैं, चाहे कम मार्क्स आएँ या ज़्यादा मार्क्स में आए, आप लोगों से ज़रूर शेयर करता हूँ, ताकि आप भी हमारे मार्क्स, अपने मार्क्स शेयर करें और हम लोग एक दूसरे से मोटिवेट हो सके और अपनी तैयारी को जारी रख सकें। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न गलत हुए थे। इनकरेक्ट में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, अच्छा 2011 में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया। ये बहुत बार क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, फिर भी ध्यान ना होने की वजह से गलती हो गया। ये शायद 3 चरण में हुआ था, अच्छा 2 चरणों में हुआ था। तो यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। भारत की जनगणना 2011 2 चरणों में आयोजित की गई थी। मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना, और दूसरा चरण जनसंख्या जनगणना, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। देश की 15वीं जनगणना थी 2011 में जो जनगणना हुई थी। और लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी, और नियमित जनगणना जो है वो 1881 से शुरुआत हुई थी। यह जनगणना श्री सी चंद्रमौली के मार्गदर्शन में आयोजित की गई थी। और 2011 की जनगणना का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगली जनगणना 2021 में आयोजित की जाएगी। जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, लेकिन 2021 का जनगणना अभी तक नहीं हुआ है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था। अच्छा ब्रिक्स, ये वाला भी क्वेश्चन गलत हो गया कि ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई। तो ये रूस, अच्छा मैंने पिछला वाला लगा दिया।
तो देख सकते हैं रूस की 2024 ब्रिक्स अध्यक्षता 1 जनवरी 2024 से शुरू हुई है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आदर्श वाक्य समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। इसकी अध्यक्षता का अधिकार जो है 1 जनवरी को रूस को सौंप दिया गया था। ब्रिक्स एक संघ है जिसमें अगस्त 2022 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन द्वारा अपनाए गए निर्णय अनुसार अब 10 देश शामिल हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा गलत हुआ था। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो ये भी गलत हो गया है। इस टॉपिक को मुझे थोड़ा प्रिपेयर करना है, पहले से इसमें कमज़ोर हूँ। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो मैंने मारा था शीशम और नर्मदा, जो कि गलत हो गया। इसमें समाधि और दीमक शब्द जो है स्त्रीलिंग दिखाया गया है। समाधि, दीमक में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। लिंगी परिभाषा ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जिससे पुरुष जाति का स्त्री जाति का बोध हो। अच्छा, यहाँ पे विहग, गरुड़, विहग शब्द का अर्थ होता है पक्षी और यह शब्द पुल्लिंग है। गरुड़ विष्णु के वाहन और पक्षियों के राजा का नाम है और यह भी पुल्लिंग है। उसके बाद शीशम, शीशम एक प्रकार का वृक्ष है। हिंदी भाषा में वृक्ष और पेड़ों के नाम सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सागर, सागरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, इसलिए शीशम पुल्लिंग है। नर्मदा एक नदी का नाम है। हिंदी भाषा में नदियों के नाम सामान्यतः स्त्रीलिंग में आते हैं, इसलिए नर्मदा स्त्रीलिंग है। साहित्य, इसे विशेष रूप से लिखित कार्यों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। साहित्य पुल्लिंग में आता है। जहाज जो समुद्र या अन्य बेरे जल निकायों में यात्रा और माल ढुलाई के लिए उपयोग किया जाता है, जहाज पुल्लिंग है, क्योंकि हिंदी में बहुत से वाहनों और मशीनों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। छात्रा, छात्र, बालिका, बालक, पुत्री, पुत्र, रस्सी, रस्सा, रस्सी का रस्सा होता है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा गलत हुआ था। अच्छा, ये अलंकार में भी गलती हो गया। राम कृपा भवनिशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो मैंने उपमा अलंकार मार दिया था, जो ये गलत हो गया। रूपक अलंकार होगा, रूपक अलंकार। अच्छा, राम निशा, राम कृपा भवनिशा सिरानी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। राम कृपा भवनिशा सिरानी में रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में यह कवि यह कह रहे हैं कि संसार रूपी रात्रि भगवान की कृपा से व्यतीत हो रही है। इस पंक्ति में रात्रि पर संसार का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है, रात्रि पर संसार का आरोप। इसका थोड़ा मुझे डिफिनेशन याद नहीं आ रहा है, देखते हैं, नीचे परिभाषा दी गई है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि रात और संसार में कोई भेद नहीं होने के कारण दोनों एकाकार हो गए हैं। अच्छा, अब याद आ गया कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता है, इसे ही उपमेय पर उपमान का आरोप कहते हैं। अच्छा, ठीक है। रूपक अलंकार की मुख्य परिभाषा, उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का भेद ही अभेद, अभेद मतलब कोई भेद नहीं है, यही रूपक अलंकार कहलाता है। मतलब दोनों के रूप सेम हो जाते हैं। जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ है दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना। इस आरोप में निषेध नहीं होता है, जैसे यह जीवन क्या है, निर्झर है। इस उदाहरण में जीवन को निर्झर के समान न बताकर जीवन को ही निर्झर कहा गया है। ठीक है, निर्झर सा बोलता तो उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन निर्झर सा नहीं बोला, निर्झर ही है बोल दिया, मतलब जीवन ही निर्झर है, तो डायरेक्ट उसको निर्झर बना दिया, इसलिए रूपक अलंकार। थोड़ा डिवीज़न में नहीं था इसलिए मिस्टेक हो गया है। अलंकार और परिभाषा यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी लंबा है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, शीर्षक चुनने में मैं हमेशा गलती कर देता हूँ, इसलिए मैं इससे दूर ही रहता हूँ, फिर भी मैंने कोशिश किया तो ये गलत ही हो गया। मैंने इसको मारा था प्रसन्नता एक वरदान, नहीं मारा था, मतलब हंसी दुखनाशक है। अच्छा, ये एक तरह से नेगेटिव है, इसलिए इसको चूज़ नहीं करना चाहिए था। तो चलिए, हंसी दुखनाशक है, ये गलत हो गया। प्रसन्नता एक वरदान, ये सही होगा। आप देख सकते हैं ये था, गद्यांश दिया गया था ऊपर में। अब देखते हैं ये क्या, कौन सा गलती हुआ है। रीजनिंग में ये गलत हो गया है। यहाँ कथन दिया गया है, क्या सभी स्कूल शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से रोक दिया जाना चाहिए? तर्क, नहीं,
ज़रूरतमंद छात्र इन शिक्षकों की विशेषता से वंचित रह जाएंगे। हाँ, यह उन बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय है जो ट्यूशन पढ़ाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हाँ, तभी स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा। हाँ, अब इन शिक्षकों का वेतन पर्याप्त है। तो मुझे अब लग रहा है कि इसका जो उचित होना चाहिए वो ऑप्शन 2 यानी तर्क नंबर 2 और केवल 2 ही होना चाहिए। केवल 2 दिया है, नहीं दिया है। 2 के साथ एक दिया है, वो भी नहीं दिया है। 2 के साथ 3 दिया है और 2 के साथ 4 दिया है। इन शिक्षकों को पर्याप्त, हाँ 2 के साथ 3 लगता है। देखिए गलत हो गया। केवल 3 मजबूत बताया जा रहा है, केवल 3 मजबूत बताया जा रहा है, बाकी सभी गलत बताया जा रहा है, इसलिए गलती हो गया इसमें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा गलत हुआ है। ये देखिए, मानसिक अभिरुचि पुलिस वाला भी गलत हो गया है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? उसे गिरफ्तार? ये तो बिल्कुल नहीं। उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। मुझे तो यही लग रहा था, लेकिन फिर जब मैंने तीसरा वाला पढ़ा कि उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसके माता पिता होते हैं वो भी भीख मांगते हैं, जो बहुत गरीब लोग होते हैं, जिन लोगों का पेशा ही बन चुका है भीख मांगना। वो सोचकर मैंने 3 मारा था, जो गलत हो गया। दूसरा वाला सही होगा कि उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। पहले आश्रय गृह में ले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है। तो इसमें क्या करना चाहिए? तो मैंने मारा था कि संचालन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से सौंपे। ये गलत हो गया। यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेगा, मात्र ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बताइए, दूसरे इसी तरह का जो और रहता है कि आपके पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, ठीक है, आप किसी मतलब अपहरण वाले केस में जुड़े हुए हैं, तो उसमें कहा गया था कि अपने मतलब सीनियर को या अपने दूसरे निरीक्षक को दे दें, अपना भार सौंप दें और परिवार पर ध्यान दें। वो सही माना गया था और यहाँ पर ये सही नहीं माना गया है। तो चलिए अब देखते हैं कौन सा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और कौन सा गलत हुआ है। ज़्यादातर मानसिक अभिरुचि वाला ही गलत होता है मेरा, तो मानसिक अभिरुचि, और इसको अच्छे से करना पड़ेगा मुझे। ये तो हो गया। अब बोला जा रहा है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए। एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए। तो ये भी लग रहा था मुझे। इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमले के मामलों के समान ही मानेंगे, ये नहीं। विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करेंगे, ये भी लग रहा था, लेकिन मैंने कौन सा मारा था? ये गलत हो गया। देखिए, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करानी चाहिए, ये वाला सही होगा। अब देखते हैं, ये घनाभ वाला मेरा थोड़ा रिवीजन में नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया, इसको अभी छोड़ते हैं। इसके नेक्स्ट देखते हैं कौन सा गलत हुआ था। अच्छा, ये कैसे गलत हो गया? ओहो, मिस्टेक हो गया इसमें समझने में दोस्तों। इसका ऑप्शन होगा आपका 2 नंबर, लेकिन मैंने मार दिया 4 नंबर। देखें, 2 नंबर सही है ना, 4 नंबर गलत हो गया, क्योंकि मैंने जजमेंट को ही उल्टा कर दिया, लेफ़्ट राइट में कन्फ्यूजन हो गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये आकृति वाला भी गलत हो गया। 3 नंबर को कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? 3 नंबर दिया है, बताइए। 3 नंबर में देखिए कैसा फिगर है। तो इसकी तो मैंने प्रैक्टिस अलग से की नहीं है, जो सेट में आता है उसी से करते हैं। इसको लगता है अच्छे से अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें भी गलती हो गया। ये तो इसमें गलती नहीं होना चाहिए था। MP का पुत्र है, MP का पुत्र है, ठीक है, M पुत्र है, और O की पोती है, ठीक है, O की पोती है, जो P का पति है, यानी O की पोती है। अच्छा, O जो है P का पति है, P का पति है। M का O से क्या संबंध है? तो M का, तो M बेटा हो गया, पुत्र। मैंने क्या मारा था? ओहो, मैंने पिता मार दिया था, बताइए। ये सब सिली मिस्टेक की वजह से थोड़ा रैंक और बढ़ सकता था मेरा,
परफॉर्मेंस और बढ़ सकता था। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें भी गड़बड़ी हो गई। तो आप देख सकते हैं इतने सारे 14 गलती होने के कारण मेरा जो है मार्क्स काफ़ी कम हो गया। अब लीडर बोर्ड में देखते हैं। देखिए मेरा नाम जो है 8वें नंबर पे है, तो काफ़ी खुशी होती है, पहली बार इस तरह से आया है। हालांकि काफ़ी कम बच्चों ने इसको अटैम्प्ट किया है, इस मॉक टेस्ट को, प्रीवियस ईयर का। तो मेरा नाम 8वें नंबर पे आया है, देख सकते हैं, शुभदीप मजुमदार, दिस इज़ माय नेम। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहता था। आप लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं कि नहीं ऑनलाइन। अच्छा, टाइमिंग मैं बता देता हूँ आप लोगों को। टाइमिंग इसमें लगभग मैं लगभग जो है 60 मिनट पकड़ लीजिए। ये 60 बोल रहे हैं, मतलब 70 से 80 मिनट लेता हूँ। 70 से 80 मिनट के अंदर बनाने की कोशिश करता हूँ और उसके अंदर ही बनाता हूँ, ठीक है। 40 मिनट लगभग 30 मिनट छोड़ देते हैं OMR भरने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। अब आपको दिखाता हूँ हमारे चैनल में पिछले वीडियोस में काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए हैं CHSL एग्ज़ाम को लेकर। तो मैं सारे कमेंट्स आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, काफ़ी कमेंट्स हैं, दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। देख सकते हैं काफ़ी कमेंट्स हैं, सभी अपना मार्क्स शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग बेहिचक दे सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं एक ही वीडियो में, और ये वीडियो मैंने परसों ही डाला था। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।